कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी। केसर वाले देश में। कश्मीर भारत का गौरव तो है ही, साथ ही इसकी वादियां हमें एक दिव्य लोक में होने का अनुभव भी कराती हैं। पाठ में लेखक ने इसका सजीव चित्रण किया है। आइए पढ़। मैं अपने बचपन से सुनता चला आ रहा था कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है। बस समस्या ये थी कि न स्वर्ग देखा था और न ही कश्मीर। पता कैसे चली कि स्वर्ग कैसा है, ये कश्मीर कैसा है। इसलिए एक दिन कुछ मित्रों के साथ दिल्ली से कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम बना बैठा और कार्यक्रम बनाया ही नहीं, मैं चल पड़ा। पहले रेलगाड़ी पठानकोट तक ही जाती थी, लेकिन अब जम्मू तक जाती है। लेकिन अब जम्मू का नाम तो आपने सुना होगा, है ना। तवी नदी के किनारे ऐसा शहर है जो अपने मंदिर के लिए मशहूर है। जम्मू के रघुनाथ जी देश भर में मशहूर है। रघुनाथ जी मंदिर का गुंबद सोने से जड़ा है और दूर से ही चमकता है। लेकिन यहाँ एक ही मंदिर नहीं है, यहाँ अनेक मंदिर और अनेक महादेव हैं। एक महादेव पारदर्शी है, स्फटिक के, शायद भारत में ऐसे दूसरे नहीं हैं। जम्मू गए और वैष्णो देवी ना गए तो लोग कहते हैं कि जीवन अकारत है। मेरे साथियों में जो है एक की हिम्मत वैष्णो देवी के नाम से छूटने लगी। कारण ये नहीं था कि वे देवी के दर्शन करना नहीं जाना चाहते थे। असल में वे देवी तक पहुंचने में जितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जितना चलना पड़ता है, और वे बेचारे थोड़े थुल थे। उनकी सेहत का ख्याल करके हम लोगों ने वैष्णो देवी की जगह श्रीनगर और पहलगाम जाना तय किया। जम्मू से सुबह बस चली और पूरा दिन चली। जम्मू के बाद पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ, पहले छोटे, फिर बड़े और फिर बहुत बड़े। बटोट के पास एक चोटी पर बस रुकी। लाल छतों वाले बंगले हरियाली के बीच बड़े खूबसूरत लग रहे थे। नाम पूछा तो पता चला जरूर स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी जाने वहां से हमारी सड़क के किनारे किनारे एक खूबसूरत सी नदी आ गई। नाम का पता लगाया तो पता चला ये लिद्दर नदी है। ठीक है, उसी नदी के किनारे किनारे पहलगांव आ गए। और सच बताऊं, पहलगांव आने पर लगा कि स्वर्ग में आ गए। ठीक है, छोटा सा बाजार, सड़क के दोनों की दुकानें, सड़क के नीचे लिद्दर नदी का लगातार हाहाकार। मैंने इतनी खूबसूरत नदी अपनी याद में कभी नहीं देखी थी। यूरोप की कुछ मशहूर नदियों को देखकर हाल ही में लौटा था और उन्हीं गंदगी देखकर लिद्दर की खूबसूरती सचमुच ऐसी लगी जैसे स्वर्ग की नदियों की होती होगी। तेजी ऐसी कि सांप भी पीछे रह जाए, स्वच्छता ऐसी कि बार बार छूने को मन ललचाए, और लेकिन ठंडी ऐसी कि पानी छुआ न जाए। सामने के पहाड़ में एक बर्फ का टुकड़ा पत्थरों में जमकर रुई के फाहे जैसा लग रहा था, है ना, एक बर्फ का टुकड़ा। पहलगांव में घोड़े वाले से पूछा कि कोलाई चलोगे? बोला चलेंगे। मैंने पूछा चढ़ना कितना पड़ेगा? बहुत चढ़ना पड़ेगा साहब। और चढ़ने का नाम सुनकर मेरे उन्हीं थुलथुल साथी की हवा फिर से खिसक गई। खैर, जाना तो हमें भी नहीं था, लेकिन इसी पूछताछ में पता चला कि पहलगांव से 8 मील पर चंदनबाड़ी है, जहां तक जीप जाती है। फिर पिस्सू टॉप है, जिसकी चढ़ाई अमरनाथ यात्रा की चढ़ाई कठिन चढ़ाई मानी जाती है। ठीक है, वहां से आगे शेषनाग झील है, जिसका पानी हमेशा नीला रहता है और स्वर्ग की नदियों से टक्कर लेता है। शेषनाग झील के आगे अमरनाथ गुफा है, जहां रक्षाबंधन को लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं। ये बाबा अमरनाथ बर्फ के बने हुए हैं, जो चांद के घटने बढ़ने के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और अमरनाथ के आगे लद्दाख की सीमाएं हैं। तय किया था कि अब श्रीनगर चला जाए। बस में बैठे कि श्रीनगर हाजिर। पहुंचे भी नहीं थे कि मन ललकने लगा श्रीनगर घूमने को। एक सज्जन से पूछा कि डल झील कहाँ है, तो उन्होंने रास्ता बता दिया। उन्होंने उत्साह में डूबे हुए डल झील के किनारे आ गए। उसके बाद असल में श्रीनगर झीलों और झेलम का मिला जुला शहर है। अगर आप चाहें तो किसी शिकारे में बैठकर श्रीनगर का काफी बड़ा हिस्सा पानी पानी घूम सकते हैं। डल का मजा बिना शिकारे में चढ़े नहीं आता। ओ साहब, एक शिकारा किया गया और मजा चप्पू की छप छप के साथ ही आने लगा। आप नाव में बैठे रहिए और नावों में लगी दुकानें आपके पास से गुजरती जाएंगी। फूल, केसर, कश्मीरी रेशम के काम की चीजें,
इन नावों पर मिलती रहती हैं। एक साथ ही केसर पर मुक्ति, सबको केसर खरीदवाने में लग गए। फिर हम लोग चार चिनार तक गए। चार चिनार, चार बड़े बड़े चिनार के पेड़ों वाला एक छोटा सा टापू है जो आसपास डल के पानी से घिरा बहुत ही खूबसूरत लगता है। डल के ही किनारे ऊंची पहाड़ी पर शंकराचार्य का मंदिर भी है। वहां हम लोग टैक्सी से गए और वही टैक्सी हमें निशात बाग ले गई। ओके, निशात बाग डल के किनारे ही चबूतरे जैसे बगीचों पर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ एक खूबसूरत बाग है। बाग के सबसे ऊपर हिस्से में खड़े होकर डल की तरफ देखिए तो ऐसा लगता है मानो एक खूबसूरत स्त्री एक खूबसूरत आईने में अपना चेहरा झांक रही हो। डल के पश्चिम में निशात के सामने नसीम बाग है जिसकी अकबर ने लगवाया था, जिसको इसे ठंडी हवाओं का बाग जानकर सही ढंग से समझा जा सकता है। लेकिन आइए आपको ले चलें जहांगीर के लगवाए बाग में, जिसे शालीमार बाग कहते हैं। चिनार के दरख्तों की गोद में जहांगीर का ये प्यारा सा बाग करीब 400 साल पुराना है। इसके चबूतरे संगमरमरी मेहराबों वाले छोटे छोटे सहरगा बरामदे, चश्मे और झरने रात की रोशनी में इस दुनिया से ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, अब वहां रोज शाम को ध्वनि और प्रकाश के जरिए इतिहास को उतारा जाता है। वह दृश्य तो देखने काबिल होता है जब पेड़ों की टहनियों और फूलों की क्यारियों के बीच से घुंघरू की आवाजें आती सुनाई देती हैं। पूरा इतिहास जैसे शालीमार में उतरकर खड़ा हो जाता है। लेकिन यहीं खड़े रहने से काम नहीं चलेगा, हमें अभी चश्मेशाही चलना है जिसका पानी दवा का काम करता है। चश्मेशाही यानी बादशाही सोता शाहजहां की देन है। ऐसा ही एक सोता श्रीनगर से 7 किलोमीटर दूर अचबल में है। अनंतनाग में भी ऐसे कुछ सोते हैं। आइए इन सोतों के चक्कर से आपको उस झील में ले चले जो है तो डल से छोटी, लेकिन वहां जल क्रीड़ाएं बहुत होती हैं। मोटर बोट में सर्फिंग, स्कीइंग, तैराकी आदि करते हुए सैलानियों को देखना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। झेलम की हाउस बोटों की दुनिया भी अजीब है। हम लोग होटल में ठहरे थे, लेकिन एक हाउस बोट को अंदर से देखने का हमारा बहुत मन था कि कैसी होती है। अपने शिकारा को एक हाउस बोट के पास लगवाया, आवाज दी कि हाउस बोट का मालिक आए, तो उससे भाग ताव करे, कोई नहीं आया, शायद आवाज नहीं सुनी। हमने सोचा अंदर होगा, सो उस हाउस बोट में हम पहुंच गए। अंदर झांका तो देखकर तबीयत दंग रह गई। बाहर से जो केवल एक नाव लग रहा था, वो अंदर से पूरा एक राजसी महल की तरह था। ठीक है, फर्श पर कालीन बिछा हुआ, सोफे और तकिए लगे हुए, बिजली पंखों से लैस पूरा तैरता महल। हम अजनबियों को इस तरह हाउस बोट में घुसा दे मालिक भागा हुआ आया और हम पर खूब बिगड़ा। हमने माफी मांगी और हम वापस हो गए। तब उसने बताया कि इस तरह लोग आकर हमारा हाउस बोट गंदा कर जाते हैं। उसकी बातचीत से पता चला कि हाउस बोट शहर में आलीशान होटल से ज्यादा महंगे और ज्यादा आरामदायक है। दूसरे दिन हम गए गुलमर्ग। गुलमर्ग 2650 मीटर ऊंचा खूबसूरत चरागाह है जहाँ हर मौसम में मोटर से पहुंचा जा सकता है। गोल्फ लिंक और बर्फ पर स्कीइंग के लिए यह बहुत मशहूर है। के लिए तो भयंकर सर्दी के दिनों में जाना होता है, लेकिन स्कीइंग करने वालों को ऊपर चढ़ने के लिए जो रोप वे है बनाया गया है, उस पर चढ़कर हमें भी मजा आया। हम चढ़ तो गए, लेकिन लौटते समय कुर्सी पर आसमान में ही टंगे थे कि पानी बरसने लगा और न कूद सकते हैं न भाग सकते हैं वहां से, क्योंकि रस्सों से बंधी कुर्सियां अपनी रफ्तार से सरक रही थी। धीरे 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 जब हम नीचे उतरे तो पानी थम गया, यानी बारिश थम गई और हम हमारे सर्दी के ठिठुर रहे थे। लौटकर श्रीनगर में रात भर कंबलों में दुबके रहे। गुलमर्ग के पास ही थोड़ा और ऊंचाई पर खिलनमर्ग पड़ता है, फिर और ऊंचाई पर लेह की तरफ बढ़ जाते हैं, मगर हम उतनी ही सर्दी में घबरा गए थे और ऊंचाई पर जाने का हौसला खो बैठे थे। हिमालय की इस खूबसूरत वादी को और नजदीक से देखने के लिए दोबारा आने का इरादा करके हम लोग अपने घरों की ओर लौट पड़े। लेकिन इतना ही नहीं, कश्मीर देखकर ये महसूस कर लिया कि अगर कश्मीर नहीं देखा होता तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं देखा। सेब के बाग, बादाम की बाड़ियां, केसर के खेत, मैजूर के गीत, बर्फ की चादरें, ताने, हिमालय के विशाल पर्वत खंड और झीलों के आईनों में मुंह झांकती चोटियां, चश्मे और झरने,
और सबसे बढ़कर कश्मीर के भोले भाले मेहमान नवाज लोग। ये सब नहीं है तो और क्या है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और थोड़ी एक्साइटमेंट भी हुई होगी कि हमें भी यहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद।